तो ताकि मैं वीडियो डाल दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इट्स बीन रिकॉर्डेड। जी, तो मैं जानना चाहूँगा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में एक बड़ा प्रोजेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एक छोटा प्रोजेक्ट वेबसाइट फॉर द DSU हमने देखी थी, और हमने कहा था कि 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो किसी बच्चे को अगर याद है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताएगा कि व्हाई आर स्टडीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एनीबॉडी? जी, कोई बताएगा? हम क्लास में पढ़ने के लिए बैठे हैं या बस अटेंड करने के लिए बैठे हैं? एनीबॉडी? कोई अनम्यूट कर ले और मुझे बता दें। सर बेसिकली हम जो भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो उसके लिए हमें पहले से एक आइडिया हो कि हमारी उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, हमारा टाइम उसमें क्या लगेगा, हम एक उस टाइम एस्टिमेट कर सकें, हम एक उसकी कॉस्ट एस्टिमेट कर सकें, ठीक है, टाइम एस्टिमेट कर सकें, कॉस्ट एस्टिमेट। हम हमारी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और ये भी है। और कोई बात बताना चाहे इसके अलावा? चलिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है आपने बताया कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही जवाब है। और कोई? एनीबॉडी एल्स? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक बात जो आप लोगों को शायद पता है वो ये है कि ये 40 मिनट्स के बाद ये हमें बाहर निकाल देगा, तो हमें रिकनेक्ट होना होगा। ठीक है ना? हमारी क्लास है 11:30 बजे तक, तो हम दरमियान में थोड़ा सा वक्फा ले लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आपको भी एक्सपीरियंस हो गया है ऑनलाइन पढ़ने का, थोड़ा सा हमें पढ़ाने का। तो इनिशियली वी हैड चैलेंजेस, लेकिन अब हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो हमें पता है कि पढ़ना कैसे है और पढ़ाना कैसे है। ठीक है ना? तो आपको कॉपी पेंसिल लेके सर की बातों को नोट करना होगा, जस्ट लाइक ए लेक्चर। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपको पूछना होगा। ठीक है? नॉर्मल क्लास से हमें थोड़ा स्लो चलना होगा, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे सामने नहीं है, तो probably we'll go slow from the normal classes। ठीक है? तो जहाँ आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो हम पूछ लेंगे वहीं रोक के। और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपकी YouTube पे डाल दूंगा। 2 डाल दिए हैं, आप देख लीजिएगा उसको। तो जो बच्चे चैलेंज हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है या अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि हमें प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कॉस्टिंग पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर कैसे मेंटेन होता है ये पता होना चाहिए। मंसूर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है? एक और और बात, लर्निंग आउटकम या जो इम्पोर्टेंट बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, वो ये है कि आप अकेले या 2-3 दोस्त मिलके तो काम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी टीम में कैसे काम करना है, 100 लोग, 150 लोग, ठीक है, तो उनमें कैसे काम करना है, व्हाट इज माय रोल, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी भी होगी, प्रोसेस पढ़ा होगा, तो अपना रोल पता होगा कि मुझे ये करना है और किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है? तो राइटिंग ए सॉफ्टवेयर इन टीम, मेरे रोल के हिसाब से पता होगा।
फिर राइटिंग लार्ज कोड, यानी मैं जब 100 लोगों की टीम का पार्ट हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होगा, कैसे जाके इंटीग्रेट होगा और कैसे जाके टेस्ट होगा, और अगर बग आएगा तो मेरे पास कैसे आएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आई एम हैविंग डिफिकल्ट स्पीकिंग, तो मैं कहीं अगर रुकूं तो समझ जाइएगा कि सर को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो लार्ज कोड कैसे लिखा जाएगा और कैसे इंटीग्रेट होगा और वो बड़ी टीम का पार्ट कैसे बनेगा, तो इसलिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी है। और जब इतनी बड़ी टीम का पार्ट है तो हमें डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। ठीक है ना। डिसिप्लिन का मतलब है मैं क्या करूंगा और कब करूंगा। पूरी टीम तो अपनी टाइमलाइन पता होनी चाहिए, अपना रोल पता होना चाहिए, और प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनूंगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर कर सकें। अब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे बेहतर होगी, एक तो हमने पढ़ा कि डिसिप्लिन है और टेस्टिंग होगी, लेकिन डिसिप्लिन में और भी चीजें हैं। जनाब, फॉर्म, हमने कोई खास टेम्पलेट फॉलो करना होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट लेते वक्त या डिजाइन करते वक्त या कोडिंग करनी है तो हमने कोडिंग कन्वेंशन को फॉलो करना होगा, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। अपनी तरफ से नाम नहीं ले सकते। ये 200 नेम्स हैं, इन्हीं नेम का वेरिएबल लेना है, या ये कोडिंग प्रैक्टिस, इंडेंटेशन होगा, कमेंट होगा, इजी लॉजिक होगी। अब इसलिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी टीम में 50 लोग और भी हैं, तो ताकि हमारे कोड को समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक है। और लेस रीवर्क हो, जब आप काम सही करेंगे तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ये सारी वजूहत हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि हम अगर डिसकनेक्ट हो जाएंगे तो इसी यूजर आईडी पे, मीटिंग आईडी पे और पासवर्ड पे रिकनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये परचेज वर्जन नहीं है जूम का, ये 40 मिनट्स के बाद आपको बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए। अब हम इसको समझते हैं कि इंजीनियरिंग अप्रोच हम थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ेंगे कि टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं सॉफ्टवेयर को। अच्छा, आई कैन सी 22 स्टूडेंट्स, तो क्या मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की? हेलो आदिल बोल। भाई आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए भाई। ठीक है, शैल आई टेक द अटेंडेंस? ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, ऐसा ना करिए, फिर मैं वीडियो पे आ जाऊंगा तो फिर आप लोगों को। क्लास अटेंड करिए ध्यान से, ये खाली पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों के। ठीक है, सर अटेंडेंस बोलते जाइएगा आप लोग। साजिद प्रेजेंट। जी, अबीर अहमद, प्रेजेंट। शहीर अहमद शेख। प्रेजेंट। एक ही आदमी की आवाज लग रही है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए। नहीं सर, मोहम्मद अनस, मैं सही। सही। मोहम्मद अनस। प्रेजेंट सर। अच्छा, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू दे रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। मोहम्मद आसिम, आसिम। हमजा बिन आरिफ। प्रेजेंट सर। एक मिनट। मोहम्मद फजीलुल्लाह। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा कुरैशी। प्रेजेंट सर। शहरोज हसन।
मोहम्मद हुनैन, Present. हम्माद अली जहांगीर, हम्माद, जाजेब जावेद, Present. सूरज कुमार, Present, sir. मोहम्मद मंसूर साबिर, मंसूर, मार्जिया, Present. Present, sir. Mansoor. Present. प्रेजेंट, मोहम्मद अबू अतीक, मोहम्मद मास शफीक, प्रेजेंट। एक और बोल रहे हैं। नाम बताएंगे प्रेजेंट, मुझे दो लोग बोल रहे हैं। मोहम्मद माज। मोहम्मद मास, कासिम जैदी, हैदर नसीर, Present, sir. बोल रहे हैं हैदर। Yes, sir. Present. हाँ ठीक है। मोहम्मद कासिम, प्रेजेंट सर। हमजा राशिद कुरैशी, Present, sir. रोहन रेहान, मोहम्मद सफीर, सर माइक सही नहीं है सफीर का। माइक सही नहीं है, और क्या, शाहरुख फैजी, सादिया शुजात, Present, sir. सैयद शोएब हसन, Present, sir. मुइजुल इस्लाम, Present, sir. मुइजुल्लाह खान, Present, sir. अब्दुल समद बोरा, Present, sir. अब्दुल वाजिद, ज़ुखरुफ बशीर। चलिए अब मैं उनके नाम ले रहा हूँ जिनकी अटेंडेंस नहीं रहेगी, अगर वो आए हैं तो बता दें। एक तो मोहम्मद आसिम और शहरोज हसन खान, हम्माद अली जहांगीर और मोहम्मद अबू अतीक और कासिम जैदी और रोहन रेहान, शाहरुख फैजी और अब्दुल वाजिद। ठीक है, तो अटेंडेंस हो गई, सेकंड अटेंडेंस भी मैं लगा दूंगा। अब हम जरा लेक्चर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, आप मुझे देख नहीं सकते हैं, मैं सकता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिए। थोड़ा सा फोकस करके बैठेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा और आप सवाल करते जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग अप्रोच को समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो भाई ये ना करिए, जो भी कर रहा है इसको हटा लीजिए, ये जो लाइन लगा रहे हैं आप। चलिए, जो भी साहब ये कर रहे हैं प्लीज ये ना करिए। यू आर नॉट डूइंग ए फेवर टू योरसेल्फ एंड टू द स्टूडेंट्स। चलिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा समझते हैं कि अगर आपको एक दीवार बनानी है किसी घर में, तो आपको क्या चाहिए? ब्रिक्स एंड सीमेंट चाहिए, और उससे दीवार बन जाएगी। एनीबडी कैन डू दैट। ठीक है, ठीक है। तो एक छोटी सी दीवार बनाने के लिए, या कोई एक छोटा सा पार्ट बनाने के लिए, या छोटा सा एक कमरा बनाने के लिए, प्रॉब्ली यू डोंट नीड इंजीनियरिंग।
ठीक है ना, ये बात सही है कि कमरा बनाने के लिए, एक छोटी सी दीवार बनाने के लिए कोई स्किल सेट भी नहीं चाहिए, कोई इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी नहीं चाहिए, कोई बहुत डिटेल भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप एक 50 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो फिर हर कोई नहीं बना सकता। आपको सिविल इंजीनियर्स चाहिए, इंजीनियरिंग की नॉलेज चाहिए। ठीक है, 50 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी गहराई में खोदना है, और अगर हम प्लम्बिंग कर रहे हैं तो 50वें मंजिल पे प्लम्बिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, खुदा ना खास्ता पानी लीक हो गया, अगर एक मंजिल में है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 50 मंजिल में पानी लीक हो गया या इलेक्ट्रिक करंट कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होगा। इसके लिए यू नीड इंजीनियर्स। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे आदमी से जो इंजीनियर नहीं है 50 मंजिला बिल्डिंग बनवाएंगे तो परहैप्स बिल्डिंग विल कोलैप्स, या बन ही नहीं पाएगी, या बहुत खराब क्वालिटी की बन पाएगी। ये बात समझ में आ रही है? हम थोड़ा सा कंपेयर कर पा रहे हैं, अभी सॉफ्टवेयर पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी सी एनालॉजी को समझ रहे हैं कि एक छोटा सा कमरा बनाने के लिए, एक छोटी सी दीवार बनाने के लिए ब्रिक्स और सीमेंट इसलिए बताया गया है कि जैसे डेटाबेस है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये दो चीजें आके आप प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं बट एक लार्ज एप्लीकेशन नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि ब्रिक्स एंड सीमेंट के साथ आप एक छोटी सी दीवार तो बना सकते हैं, कमरा भी बना सकते हैं, लेकिन 50 मंजिला बिल्डिंग यानी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, अदरवाइज बिल्डिंग जो है वो क्वालिटी की नहीं बनेगी। आपको पता होना चाहिए 50 मंजिला बिल्डिंग ऊपर है तो नीचे कितनी होगी। ठीक है ना, तो 20 फीट नीचे भी खुदेगी वो। ठीक है, छोटी सी बुनियाद नहीं होगी उसकी। और फिर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, पिलर्स कैसे लगाए जाएंगे, ये बात समझ में आ रही है? हम थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग को छोटे और बड़े से, क्योंकि छोटा सॉफ्टवेयर और बड़ा सॉफ्टवेयर अभी दिखाया नहीं जा सकता आपको समझाने के लिए। ये बात समझ में आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को? सेम इज द केस विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सिविल इंजीनियरिंग वाली बात तो क्योंकि हम देखते रहते हैं और हमारी समझ में आ रही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं रिलेट करने के लिए। अगर आप 100-200 लाइनों का कोड लिख रहे हैं और आपको एक लैंग्वेज आती है और थोड़ी सी डेटाबेस की नॉलेज है, और आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है, कहीं से भी कोर्स किया, ठीक है, ये मुझे नाम हटा देना चाहिए, लेकिन बहरहाल कहीं से भी कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो मैं नाम हटा दूंगा। लेकिन आपको कोई बड़ा, अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसलिए कि मैंने पिछले उसमें लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, तो मैं उसको ही लेके चल रहा हूँ कि एक बड़ी एप्लीकेशन है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें 5 या 6 मॉड्यूल हैं अलग अलग, 100 ये लाखों लाइन है इसमें, मतलब 100,000 इसलिए लिख दिया, लाखों लाइनों का कोड है, बहुत बड़ा कोड है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है एंटिटीज की, ये इससे मिलेगा, इंटीग्रेटेड होगा। आई अंडरस्टैंड कि इट्स अ ह्यूज एप्लीकेशन, और इसमें डिफरेंट मॉड्यूल हैं और बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है, और एक मॉड्यूल दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो अगर आउट पेशेंट है तो बिलिंग के वक्त अटैच है, कोई लैब टेस्टिंग है तो लैब। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं। यहाँ बात समझ में आ रही है कि छोटा सॉफ्टवेयर और बड़ा सॉफ्टवेयर क्योंकि दिखा नहीं पा रहे, तो मैंने बिल्डिंग की एनालॉजी ली थी ताकि आप समझ पाए। ठीक है, अब ये है एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, कंसल्टेंट, लेबोरेटरी, बिलिंग। तो अब अगर किसी ने, इस एग्जांपल इसलिए लिए कि क्लिनिक तो गए होंगे, अगर आप क्लिनिक जाते हैं डॉक्टर को दिखाने तो डॉक्टर को कंसल्टेंट कहते हैं, और वो आप आउट पेशेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आप, आउट पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो कैसे रिसेप्शन पे जाता है, और वो एक पूरी डिटेल है ना, उस डिटेल को ऑटोमेट करना होगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना होगा, उसकी रिपोर्ट बनानी होगी। अब आउट पेशेंट अगर लेबोरेटरी में जा रहा है तो डू यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। ये भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि
तो अगर anybody who knows programming language and RDBMS, तो सॉफ्टवेयर will have similar problem जो आपने देखे थे कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी तो यहाँ सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, बनाने में हमें पता ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे या साल लगेगा, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत खराब होगी। अब हम इनमें पढ़ेंगे क्वालिटी होती क्या चीज है। क्वालिटी कोई चीज होती है ना जो जिसको हम बताएंगे अच्छी है या बुरी है, और ये भी हम डिफाइन करेंगे। फिर हम कहेंगे अच्छी क्वालिटी कैसे होती है, तो उसके लिए कौन से प्रोसेस, कौन सा स्किल चाहिए होता है। इसलिए हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्वालिटी को डिफाइन कर लें, और पुअर क्वालिटी और गुड क्वालिटी क्या होती है, हम टाइम एस्टिमेट कर पाए, और हम ये ना चाहें कि हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए। अगर लार्ज है तब भी, और हम बड़ी टीम का पार्ट है तब भी हमें मालूम होना चाहिए ये क्या करेगा और मैं क्या करूंगा। डेटाबेस तो आती है, लैंग्वेज भी तो आती है, लेकिन हमें मालूम है रिक्वायरमेंट कौन लेगा, डिजाइन कौन करेगा, और फिर मेरे पास कैसे आएगी, और मैंने किस तरह से सुबह से शाम काम करके कहाँ अपलोड करना है, और वहां से इंटीग्रेट कैसे होगा, और वहां से टेस्ट केसेस बनेंगे, और अगर टेस्ट केस फेल हो गए तो मेरे पास कैसे रिपोर्ट होगी, और मुझे डीबग कैसे करना है। ये बात तो कहीं लैंग्वेज कोर्स में भी नहीं पढ़ रहे हैं, डेटाबेस में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि हम बड़ी टीम का पार्ट कैसे बनेंगे। यहाँ तक समझ में आ रही है कि हम व्हाई आर वी स्टडीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ। पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था तो बच्चे थ्योरी कह रहे थे कि सर ये थ्योरी है, तो है तो थ्योरी, लेकिन सॉरी है तो थ्योरी, लेकिन बहरहाल हमें इसको जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे या हम FIP कर रहे होंगे तो हमें इस्तेमाल करना होगा। यहाँ तक कोई सवाल अभी तक किसी के जहन में कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई सवाल है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप मेरे सामने नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है। In case of any question, you can unmute your mic या raise your hand, और मैं फिर अनम्यूट करके आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई चैलेंज है भाई किसी को? तो हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये वाली बात है कि जी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के लिए हमें कुछ टूल्स पढ़ने पड़ेंगे, हमें टेक्निक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, systematic collection of past experience, good programmers which resulted in techniques, methods, guidelines। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा पिछले 50 साल को भी थोड़ा सा आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है। आज का जो लेक्चर है वो बेस बनाने के लिए है कि हम थोड़ा सा रिलेट कर पाए और मोटिवेट हो पाए कि ये टेक्निक्स जाननी क्यों जरूरी है। अगर हम इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो ये कोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आ गई कि क्योंकि हम बड़ी टीम में काम कर रहे हैं तो हमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें सॉफ्टवेयर को कहीं अपलोड करना पड़ेगा। गिटहब जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जी शेयरिंग के लिए, तो शेयरिंग भी होगी और इंटीग्रेशन भी होगी और टेस्टिंग भी होगी। वो काम हम नहीं करते, हम कैसे देंगे सॉफ्टवेयर, वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अभी सेकंड लाइन पे आ जाते हैं, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ गुड प्रोग्रामर्स। अब ये टेक्निक्स आई कहाँ से, ये मेथड्स आए कहाँ से, और ये गाइडलाइन आई कहाँ से, और हमें क्यों सीखनी है। अब ये थोड़ा सा देखते हैं ताकि समझ में आ जाए आई कहाँ से और हमें क्यों सीखनी है। तो what is a good method, what is a bad method, what is a good technique, what is a bad technique, and why I need to listen to somebody, the guidelines। तो आज से I'm talking about 70s, late 60s and 70s, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब की बात है। अगर कुछ जबरदस्त प्रोग्रामर होते थे और कुछ एवरेज प्रोग्रामर या खराब प्रोग्रामर होते थे, तो जो जबरदस्त प्रोग्रामर होते थे किसी वजह से होते थे, उनकी टेक्निक्स होती थी, उनके कुछ चीजें होती थी जो जिसकी वजह से वो बहुत जबरदस्त प्रोग्रामर थे। तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, उनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी थी, उनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था, तो वो चीजें सीख ली गई या नोट कर ली गई। ठीक है, तो दैट इज द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द गुड प्रोग्रामर।
which resulted in certain good techniques. अब हम सिर्फ उसको टेक्निक कहते हैं। उन्होंने जिस तरीके से काम किया था सॉफ्टवेयर अच्छा बना था, बाकी जिस तरीके से काम किया था सॉफ्टवेयर बिल्कुल बेकार बना था। तो जिस तरीके से अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है वो सीख लेना चाहिए, रादर देन हम भी वही खराब करें 2-3 साल और अपने सॉफ्टवेयर हाउस का या जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसको खराब करें। हम क्या कर लें, हम सीख लें कि अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, ठीक है, और वो मेथडोलॉजीज होंगी, ठीक है। तो ये हम SDLC या मेथड्स हम पढ़ेंगे जी। 10 मिनट रह गए, उसके बाद ये आपको बाहर निकाल देगा, तो हम उसके बाद दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आगे आगे 10 मिनट रह गए। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकें और हम चीज़ों को सीख सकें। हिस्टोरिकली क्या होता था, जो मैंने पिछले अभी आपको बताया है, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो प्रोग्रामिंग कैसे होती थी। तब ऐसे होती थी कि एक आदमी सारे काम खुद करता था, ठीक है। क्या करता था भाई, वो रिक्वायरमेंट भी लेता था, वो डिजाइन भी करता था, डेवलप भी करता था और डीबग भी करता था, ठीक है। उसने कुछ चीजें सीखी हुई थी। और लेकिन उस वक्त क्या था कि उस वक्त लोगों की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं थी, सॉफ्टवेयर इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे। जो दुनिया थी वो हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं थी जैसे आज है, ठीक है। जैसे आपके पास एक मोबाइल फोन है, इतना छोटा, ये जो मोबाइल फोन का जो साइज है ना, इसकी जो कैपेसिटी है, तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो कमरे के बराबर ये कंप्यूटर होता था, इतना बड़ा कंप्यूटर। बल्कि उसमें भी इतनी हार्ड डिस्क नहीं होती थी, उतनी रैम नहीं होती थी। IBM का कंप्यूटर इस रूम के बराबर। आई यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल जहाँ पर एक कंप्यूटर लगा था, इससे बड़ा कमरा। तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो हार्डवेयर भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पिछले 50 सालों में, 30 सालों में, 20 सालों में बहुत ज्यादा हो गई। तो पहले ये काम क्योंकि अर्जेंसी नहीं थी तो एक आदमी खुद ही कर लेता था, रिक्वायरमेंट भी खुद ही लेता था। अब ये सारे स्पेशलाइज्ड रोल हैं, इनमें सर्टिफिकेशन होती है, इनमें ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जनाब रिक्वायरमेंट लेने वाला एक अलग रोल है, तो जब आप 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अलग से पढ़ेंगे। इसी तरह से टेस्टिंग वाला जो कोर्स है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक अलग से कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज रोल्स हो गए, ठीक है। डेवलपमेंट आपने थोड़ी सी पढ़ ली है, क्योंकि लैंग्वेज कैसे करना है, इसी तरह से डेटाबेस। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं और 50 लोगों ने बनाया है, तो 50 लोगों ने अगर अपने हिसाब से कोडिंग की है और उसकी कोडिंग मुझे समझ में नहीं आती है तो वो सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आएगा। तो मुझे बनाने से पहले समझना जरूरी है सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए। सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होता है, ये भी हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट क्यों हो जाता है। कोई बताएगा कि सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट क्यों हो जाता है जल्दी से? एनीबॉडी? सॉफ्टवेयर क्यों ऑब्सोलीट होता है? देखते ना, वर्जन विंडो का पुराना था, 1 साल बाद दूसरा आ गया। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, आपको तो पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नया आ जाता है। तो ये नया क्यों आ जाता है, किसी को पता है? ये मेंटेनेंस ही है ना, नया सॉफ्टवेयर का मतलब है नए फीचर्स, नई चीजें। तो ये नया क्यों आ जाता है? व्हाई वी नीड टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर? सर पुराने वाले सॉफ्टवेयर्स में कुछ बग्स होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। हाँ, लेकिन अगर पुरानी विंडो जिसमें बग नहीं है, बग, आपकी बात दुरुस्त है, बग होता है, बग को रिजॉल्व करना सही है। जरा छोटा सा साइकिल होता है, जब हम सॉफ्टवेयर रिलीज करते हैं तो 2 महीने में जो सॉफ्टवेयर रिपोर्ट होते हैं उनको हम बग को, लेकिन सॉफ्टवेयर भी 2 साल 3 साल चलता है।
तो बग रिलीज तो एक वजह हो गई, लेकिन उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाता है या नया सॉफ्टवेयर लाया जाता है, उसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? कोई सर सर कोई अगर नया फीचर आपने उसमें ऐड करना हो, रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ गई हो, आपने कोई नया फीचर डालना हो उसमें? हाँ, नया फीचर तो नहीं डालना है, कस्टमर डिमांड करने लगते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर इसमें ये चीज हो जाए तो कस्टमर जो है वो बहुत डिमांडिंग होते जा रहे हैं और वो ऐसी रिक्वायरमेंट करते हैं जो सॉफ्टवेयर में डालनी पड़ती है। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए नया फीचर डालना जरूरी हो जाता है 6 महीने 8 महीने के बाद, उसको ऑब्सोलीट होने से बचाने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब उसमें अगर सॉफ्टवेयर ऐसा लिखा हुआ है जो आसानी से पढ़ा जा रहा है, समझ में आ रहा है और कहाँ चेंज करनी है तो हो जाएगा। लेकिन अगर वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, जिन्होंने बनाया था वो तो इस प्रोजेक्ट में नहीं है, वो किसी और प्रोजेक्ट में चले गए और मुझे दे दिया गया है, तो मुझे तो पढ़ने में ही 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे उसकी लॉजिक समझने में, फिर मैं चेंज करूंगा। तो सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर की आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन इतनी आसान होनी चाहिए कि टीम में कोई भी पढ़ सके और चेंज कर सके। ठीक है, तो बनाते वक्त हमें ये ख्याल नहीं है, लेकिन अब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ ली है कि जनाब बनाते वक्त लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट या बैंकिंग का सिस्टम या इंश्योरेंस का सिस्टम जो 10 साल से चल रहा है या 8 साल से चल रहा है और उसमें कोई चेंज करनी है, हजारों लाइनें, मतलब 10 हजारों भी नहीं, लाखों लाइन, और वो लाखों लाइन अगर सेपरेट नहीं है तो एक मुसीबत हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है हमारे लोगों को? अच्छा, इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं किताब से। किताब आपने लिख दी है और बस सुबह मतलब शुरू से आखिर तक, लेकिन किताब में एक इंडेक्स होता है, आप फलाने चैप्टर को क्लब कर लेते हैं, जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं उसको चैप्टर्स बना देते हैं, फिर 10 चैप्टर या जो भी 12 चैप्टर हैं उनका एक इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट डाल देते हैं, तो ढूंढना आसान हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि किताब में कोई चैप्टर या कोई टॉपिक ढूंढना हो तो पूरी किताब पढ़नी नहीं पड़ती 600 पेज की, टेबल ऑफ कंटेंट में ढूंढ के निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मॉड्यूल वाइज नहीं है, इंडेक्स नहीं है, तो उसको ढूंढना अजाब हो जाएगा कि ये वाली रिपोर्ट है किधर, जो खराब है रिपोर्ट। 50 रिपोर्टों में से ये रिपोर्ट लिखी भी कहाँ है? ये 10 लाख जो लाइनें लिखी हुई है इसमें से कहाँ ढूंढूं मैं? आप समझ रहे हैं? और अगर वो 5 साल पुराना है तो फिर तो बस सर दोबारा से लिख दूं, दोबारा से लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों? जी, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा नया जमाना आ गया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ कराची में बैठे हुए हैं, कुछ चाइना में बैठे हुए हैं, तो कैन हैव डिफरेंट प्लेसेस। ये बहुत कॉमन हो गया है ना। हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट करती है जो डेवलपमेंट टीम एनईडी में बैठी हुई है, लेकिन वो डेवलप करती है फ्रांस के लिए। दिस इज वेरी कॉमन। सॉफ्टवेयर लोड कैसे होगा, टेस्ट कैसे होगा, ये सारी चीजें, कुछ चीजें आपने देखनी होगी। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली है कि सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है और कुछ अरसे बाद, यहाँ एक एवरेज टाइम लिखा हुआ है 8 और 9 मंथ्स, लेकिन क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज डिमांड करने लगेगा तो आपको एक नया रिलीज, एक तो बग आप लोगों ने बताया कि बग की वजह से सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता है या डीबग करना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बग हो और किसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर अभी तक आपने टेस्टिंग नहीं पढ़ी है, तो किसी को भी सॉफ्टवेयर देने से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो टेस्टिंग कैसे होती है और कौन करेगा? तो लार्ज सॉफ्टवेयर में कस्टमर को देने से पहले टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो खराब हुआ, एक बैंक है जिसको हमने 1.5 साल में सॉफ्टवेयर बना के दिया है,
तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि बैंक के लोग चला रहे हों और वो चल नहीं रहा हो, ठीक है। तो आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। तो टेस्टिंग एक पार्ट है जो कि और किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ी है, यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टेस्टिंग होती क्या भला है, ठीक है, ताकि जब हम F5 भी करें तो हम एक मेथडोलॉजी को फॉलो कर सकें, हम एक तरीके कार को फॉलो कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो फिर छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, जैसे हमने अभी देखा हॉस्पिटल के अंदर नाम देखा, इन पेशेंट एक अलग मॉड्यूल है, उसको खत्म कर लो पहले। आउट पेशेंट एक अलग चीज है, तो आउट